हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। और दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बाकायदे अध्ययन कर लिया है। जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक है दोस्तों, ऐसा मतलब दोस्तों कह सकते हैं जो इस प्रकार का जो टेंस होता है इसमें दोस्तों क्या होता है, वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, अर्थात कार्य लगातार जारी रहता है, अर्थात वो पूर्ण नहीं हुआ होता है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें एक बात और है कि ये कार्य तो जारी रहता है लेकिन ये कार्य कब से शुरू हुआ है इसका जिक्र नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसका कह सकते हैं डिफिनेशन होगा कि जब कोई मतलब कार्य वर्तमान समय में लगातार जारी रहता है तथा कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया गया होता तो आपका क्या होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब कोई कार्य वर्तमान में या वर्तमान समय में कह सकते हैं वर्तमान में जारी मतलब दोस्तों मतलब लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जारी रहता है तथा कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया गया हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इसकी पहचान की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो पहचान होती है कि यदि कोई हिंदी का वाक्य हो और उसके अंत में क्या आया हो, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, अगर ये सब आ रहा है तो आपका वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो आइए इसका पहचान भी नोट डाउन कर लेते हैं। पहचान, ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, रहा हूँ आदि लगा रहता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी पहचान यही है कि ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे वह जा रहा है, वह खा रही है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल है तो आपका वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग इसको सेंटेंस वाइज अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले हम लोग अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट कह सकते हैं आप, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, सकारात्मक वाक्य कहा जाता है ना, जो कह सकते हैं कि जो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है ना, कोई तथ्य कोई बात दिया तो उसको एक्सेप्ट करता है ना। और जो आपका इसी में अफर्मेटिव के बाद अगला क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो किसी बात या तथ्य को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि रिजेक्ट करता है। तो दोस्तों जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर स्वीकारात्मक जो वाक्य होता है तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट मतलब आई हो तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा
जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो अर्थात एक वचन हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। और दोस्तों वहीं पर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है अर्थात जैसे यू हो, दे हो, है ना, अगर ये सब प्लूरल है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल वाइज इसको समझते हैं। साधारण वाक्यों में आई के साथ एम, ठीक है दोस्तों, आई के साथ एम लगाएंगे एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जो हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो अर्थात एक व्यक्ति हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है दोस्तों, फोर्थ फॉर्म। तो दोस्तों फोर्थ फॉर्म कहिए या फिर आप क्या कर सकते हैं उसको, या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका यही रूल होता है कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसके हम, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आई आया है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। और दोस्तों यदि हमारा कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और प्लूरल होने पर हम आर लगाएंगे। और दोस्तों वहीं पर मुख्य क्रिया की बात की जाए इसके हम आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोस्तों जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, इज एम आर। ठीक है दोस्तों, इज एम आर, इसमें आपको एक ही लिखना है दोस्तों, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका कह सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर इसको भी फोर अर्थात वर्ब का चौथा भी फॉर्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है, यानी पहले सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर क्रिया के चौथे फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है पहला, वह, ठीक है दोस्तों, वह अपना पाठ याद कर रही है। ठीक है दोस्तों, वह अपना पाठ याद कर रही है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंत में क्या आया है, रही है, रहा है, रहे। अगर ये शब्द आ रहा है तो पता चल रहा है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है हिंदी का वह किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब उसको दोस्तों हमें देखना है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा है, यानी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम समस्त चीज़ों का यूज करते हैं। तो दोस्तों रहा रही दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो दोस्तों जैसा देख रहे हैं आप, वो अपना पाठ याद कर रही है, यानी ना तो नेगेटिव ना तो इंट्रोगेटिव, साथ ही आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वह अपना पाठ याद कर रही है। तो आप क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है, इसका अध्ययन हम लोगों ने दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में काफ़ी डिटेल में कर लिया है। और दोस्तों सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया। तो दोस्तों जिन साथियों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाके मेरे प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपका जो भी कह सकते हैं कन्फ्यूज़न है या फिर आपका जो बेसिक तैयार नहीं है वो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले क्या होगा, आपका सब्जेक्ट है जो कि वह है, तो वह अपना पाठ याद कर रही है। तो देख रहे हैं कि रही है, कह सकते हैं एक आपका एक फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो इस वजह से आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लगेगा, ही और सी में से क्या लगेगा,
सी लगेगा, क्योंकि ये भाई फीमेल है तो सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लिखना है। तो सब्जेक्ट जो हमारा सी जो कि क्या क्या का है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इज, है ना। तो सी इज, और उसके बाद वर्ब लिखना है, यानी काम, उसका काम क्या है, याद करना, है ना। तो याद करने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, लर्न होता है ना। सी इज लर्न। उसके बाद हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। ठीक है दोस्तों, सी इज लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसका, अपना पार्ट। तो दोस्तों सी के साथ अपने लिए हम क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, हर लेशन। ठीक है दोस्तों, तो सी इज लर्निंग हर लेशन। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये इस सेंटेंस का अनुवाद होगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं ना, वह अपना पाठ याद कर रही है, यानी वो अपना पाठ तो याद कर रही है, लेकिन कब से याद कर रही है, इसका समय या टाइम नहीं दिया है। तो दोस्तों कह सकते हैं जिन हिंदी वाक्यों में तो रहा रही हो और प्लस जिसमें कार्य तो जारी हो लेकिन कार्य के जारी रहने का समय न दिया गया हो, तो वो आपका वो सेंटेंस किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। और दोस्तों यहीं पर अगर ये होता है कि रहा रही हो और प्लस समय भी दिया हो, जिससे वह अपना पाठ 2 दिन से याद कर रही है ना, 4 बजे से याद कर रही है, अगर ऐसा समय आ रहा है तो आपका टेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो अलग है, उसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इतना यही जान लीजिए कि रहा रही हो प्लस समय का लगातार जारी रहना हो और प्लस समय के कह सकते कार्य के जारी रहने का टाइम न दिया हो, तो वो आपका टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता था। आइए अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, मैं वाराणसी जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं वाराणसी जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है ना। तो आई दोस्तों वैसे तो ग्रामेटिकल ढंग से देखा जाए तो ये तो सिंगुलर होता है, लेकिन वो वर्ब क्या चलता है, प्लूरल चलता है। तो लेकिन दोस्तों इसमें देख रहे हैं इज एम आर दिया है, तो इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एम का कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का और सिंगुलर के साथ इज का, और बचा क्या आपका एम। तो दोस्तों हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कह सकते हैं कि आई के साथ एम लगाते हैं, अन्य सब्जेक्ट के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी हम एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ एम। ठीक है, तो आई एम, और काम क्या है इसका, वर्ब लिखना है। तो काम क्या है उसका, जाना है। जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है तो गोइंग हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, जाने का प्रभाव कहाँ पड़ा है, वाराणसी में, तो ऑब्जेक्ट हो गया गोइंग टू वाराणसी, वाराणसी। ठीक है दोस्तों, तो आई एम गोइंग टू वाराणसी। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, वे नदी में तैर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वे नदी में तैर रहे हैं। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। कौन नदी में तैर रहे हैं, वे। तो वे जो कि इसका सब्जेक्ट हो गया, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होता है ना। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो इज एम आर से कोई यूज़ करना है। तो जब सब्जेक्ट दोस्तों देख रहे हैं दे है जो कि प्लूरल होता है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, यहाँ पर आर लग जाएगी, है ना। तो दे आर। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, काम क्या है उनका दोस्तों, तैरना। तो तैरने को हम क्या कहते हैं, स्विम होता है ना, स्विम। तो दोस्तों इसमें आईएनजी लगा देंगे, है ना, इसमें डबल होता है एम। तो दे आर स्विमिंग, है ना। उसके बाद कहाँ तैर रहे हैं, नदी में। तो दे आर स्विमिंग, नदी क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिवर कहते हैं, इन द रिवर। ठीक है, तो दे आर स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शोर कौन मचा रहा है दोस्तों, बच्चे हैं। तो बच्चे का अंग्रेजी क्या होता है, चाइल्ड होता है। लेकिन दोस्तों ये एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, यानी बच्चों की बात है, अर्थात
ये प्लूरल है आपका, तो क्या लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा चिल्ड्रेन। वैसे चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है जो कि सिंगुलर होता है, और चाइल्ड का कह सकते हैं प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो आप क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद वर्ब लिखना है, जो कि हमारा सब्जेक्ट पता चल गया, बच्चे अर्थात एक बच्चे की बात नहीं हो रहा, अर्थात एक लड़के की बात नहीं, अर्थात कई लड़के की बात हो रहा है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, है ना। द चिल्ड्रेन आर। उसके बाद हमें लिखना है, काम लिखना है, तो बच्चों का काम क्या है यहाँ पे, शोर मचाना, है ना। तो शोर मचाना, तो शोर मचाने को वर्ब क्या होगी आपकी, बताइए। उसे नॉइज में शोर होता है, तो यहाँ शोर मचाना दिया है, यानी शोर करने से दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका, मेक मीन्स करना है, बनाना होता है, लेकिन दोस्तों जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हट के क्या हो जाता है आपका, आई हो जाता है, तो मेकिंग अ नॉइज, है ना। ठीक है दोस्तों, मेकिंग मतलब करना है, बनाना, नॉइज मतलब शोर। कहाँ, कक्षा में, इन दी क्लास, इन दी क्लास। ठीक है दोस्तों, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो दोस्तों देख रहे हैं कि मेक ए नॉइज, ये आपका क्या है, एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है, जो दोस्तों ग्रुप में आता है ना। ये जब भी आएंगे ग्रुप में आएंगे, साथ में आते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था, टेल ए लाई पढ़ा था ना, तो सेम उसी प्रकार टेल ए लाई, मेकिंग ए नॉइज या मेक ए नॉइज, ये एक प्रकार का ये सब क्या है आपका फ्रेजल वर्ब है, जो ग्रुप में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस हो वो नेगेटिव हो, तो हम दोस्तों क्या करते हैं, जब नकारात्मक या नेगेटिव वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, तो हम दोस्तों क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, प्लस जो हमारी मेन वर्ब होती है उसी के बीच में हम क्या नॉट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया इज एम आर, यही है ना दोस्तों, इज एम आर एवं मुख्य क्रिया, जो मेन वर्ब होती है दोस्तों, मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगा देते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सहायक क्रिया और मेन जो आपकी वर्ब होती है उसके बीच में हमें नॉट लगा देना है। तो आइए स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। तो दोस्तों आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा। पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज ए आर, ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। इसके बाद हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ इसको सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, रीता और गीता। ठीक है दोस्तों, रीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं। ठीक है दोस्तों, रीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको ट्रांसलेशन कर देते हैं दोस्तों। तो पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, रीता और गीता, जो कि और से जुड़ी हैं, है ना। तो और से जुड़ी हैं तो अर्थात ये दो लोग हैं, रीता और गीता, तो अर्थात आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल है ना। तो पहले आइए इसको कर लेते हैं। तो रीता एंड गीता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज एम आर लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, आर, है ना। और उसके बाद हमें नॉट लिखना है, देख रहे हैं ना, नेगेटिव दिया है तो नॉट लिखना है। और काम क्या है उनका, गाना। तो गाने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, बताइए, सिंग होता है। ठीक है, तो सिंग होता है, SING सिंग, है ना। तो सिंग होता है, हमें ING फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। वो तो नहीं गा रहे हैं, लेकिन क्या, गीत, ऑब्जेक्ट उसका क्या है, गीत है, तो गीत की अंग्रेजी क्या होता है, बताइए, सॉन्ग होता है। तो आपका हो जाएगा रीता एंड गीता आर नॉट
सिंगिंग ए सॉन्ग। दोस्तों जो सॉन्ग होता है वो गीत होता है जिसको लोग देखकर गाते हैं या फिर बोल के गाते हैं, तो आपका सॉन्ग हो गया। और जब वही गीत को वो लोग गाते हैं तो क्या होता है, आपका सिंगिंग होता है। यानी गीत को गाने की क्रिया क्या कहलाती है, सिंगिंग। और जिस चीज़ को देख के या फिर उनको जो याद रहता है वो चीज़ बोलते हैं तो वो आपका क्या हो गया, सॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका कुछ इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, गाय मैदान में घास नहीं चर रही है। ठीक है दोस्तों, गाय मैदान में घास नहीं चर रही है। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, बताइए। गाय है तो गाय की दोस्तों इंग्लिश क्या होती है, काऊ होता है ना, दी काऊ, जो कि यहाँ कह सकते हैं कि आपका सिंगुलर है ना। गाय मैदान में घास नहीं चर रही है, ये क्या है आपका सिंगुलर है। अगर होता है कि गाय मैदान में घास नहीं चर रही है, तो है होता तो आपका प्लूरल होता, लेकिन कह रहा है कि नहीं चर रही है, अर्थात किसी एक की बात हो रही है ना। तो आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इस लग जाएगा, है ना। द काउ इज नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद काम क्या है, चरना। तो चरने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, चरने का अंग्रेजी क्या होता है, ग्रेज होता है ना। तो ग्रेज जानते हैं, ये GRAZD है ना, तो ग्रेज। लेकिन दोस्तों जब हम ING लगाते हैं तो ई हमारा क्या होता है, यहाँ पे रिमूव हो जाता है, तो ग्रेजिंग हो जाएगा। ग्रास, ग्रेजिंग ग्रास, यानी चर तो रही है लेकिन क्या, घास। कहाँ, मैदान में, यानी इन दी फील्ड। मैदान को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो आपका हो जाएगा द काउ इज नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, मैं टीवी, ठीक है दोस्तों, टीवी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं दिया है, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। और दोस्तों आई के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आई एम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई एम का प्रयोग सिर्फ हम आई के साथ करते हैं। तो आई एम हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, क्योंकि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना है। और काम क्या है, मेन वर्ब क्या है, देखना है। तो देखने को हम कहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लुकिंग लिखेंगे या सीइंग लिखेंगे या फिर वॉचिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो दोस्तों टीवी देखने के संदर्भ में हम वॉच करते हैं, टीवी को वॉच करते हैं ना, लुकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका टीवी देखने के संदर्भ में क्या आ जाएगा, वॉच लिखा जाता है, WATCH। वॉच मीन्स देखना होता है, वॉच मीन्स घड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ वर्ब हमें लिखना है ना, ING कर देंगे। तो आई एम नॉट वॉचिंग, मतलब मैं तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे देखने का प्रभाव किस पे पड़ा है, टीवी पे। यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, टीवी। ठीक है दोस्तों, तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य जो आपके साथी या मित्र हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, अर्थात उनका जो कह सकते हैं कि जो टेंस उनको सीखने में अब तक दिक्कत रही हो, उनका कह सकते हैं कि ये स्थिति या फिर टेंस सीखने में के मार्ग में ये सहायक हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका पहले टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो यस नो टाइप का जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, इसमें जो आपका हिंदी का वाक्य होता है या फिर जो प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्टार्टिंग होता है वह क्या से होता है। ठीक है दोस्तों, जब वो कोई हिंदी का वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो दोस्तों इसमें जो आपकी कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इज एम आर है, तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब के चौथे फॉर्म का
प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो आखिर में क्या आता है आपका, इंट्रोगेटिव मार्क आता है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो होगा वो ये होगा कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो तो सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया क्या होती है आपकी, इस एम आर को सब्जेक्ट से पहले, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले तथा सब्जेक्ट के बाद कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के चौथे फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म को लिखा जाता है या फिर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आइए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, यानी जब ये क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सबसे पहले आ जाएगा, यानी इज एम आर। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, है ना। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, V1 प्लस ING। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्या सूर्य आकाश में चमक रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या सूर्य आकाश में चमक रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह किससे स्टार्ट हुआ है, क्या से हुआ है। तो दोस्तों जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों कहा जाता है कि इसको यस नो टाइप दोस्तों, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे दोस्तों आइए देख लेते हैं, जैसे आपका वाक्य क्या है, क्या सूर्य आकाश में चमक रहा है। कोई आपसे पूछे कि क्या सूर्य आकाश में चमक रहा है, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अर्थात चमक रहा है तो कहेंगे हाँ, और नहीं चमक रहा है तो कहेंगे नहीं। अर्थात इसका आप हाँ या ना में जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब इस प्रकार के वाक्य आ जाए जिसका जवाब हम हाँ या ना में दें, या फिर जिसका स्टार्टिंग क्या से हो, तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए इस पॉइंट को भी देख लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका, कौन चमक रहा है ना। चमकने का कार्य कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। तो सूर्य यानी आपका सब्जेक्ट है। तो दोस्तों सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन कहा जाता है। तो ये आपका सिंगुलर की प्लूरल। तो दोस्तों जो कि सूर्य या सन जो है कि आप कह सकते हैं कि एक यूनिक चीज़ है ना, यूनिक चीज़ है। अर्थात इसके अलावा कह सकते हैं दूसरा कोई ब्रह्मांड में सूर्य नहीं है जो पृथ्वी पे कह सकते हैं प्रकाश देने का कार्य करता है। तो दोस्तों जो चीज़ें यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं, फिर उसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल ए एंड द होता है। तो दोस्तों इसका भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आइए इसको भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो आपका दोस्तों देख रहे हैं कि सब्जेक्ट पता चला कि सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी, बताइए, इज लगेगा, है ना। आर का क्योंकि हम प्रयोग किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ, और आई एम का प्रयोग हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। तो आइए, तो आपका जो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आपका इज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है जो कि क्या है, सन, इज द सन। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, काम क्या है, सूर्य का काम क्या है दोस्तों, चमकना। तो चमकने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, शाइनिंग कहते हैं, है ना। तो शाइन होता है, शाइन मीन्स चमकना, SINE। तो दोस्तों जब हम ING लगाते हैं तो ई हमारा रिमूव हो जाता है, तो शाइनिंग है, तो इज द सन शाइनिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सूर्य चमक तो रहा है, लेकिन कहाँ,
आकाश में, यानी सूर्य के चमकने का प्रभाव आकाश पर पड़ रहा है, यानी कहने का मतलब ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, जब कर्ता के कार्य करने का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है तो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, इन दी स्काई, आकाश को क्या कहते हैं, स्काई कहा जाता है। तो इज द सन शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्या लड़कियां, ठीक है दोस्तों, क्या लड़कियां कमरे में नाच रही हैं, नाच रही हैं, क्या लड़कियां कमरे में नाच रही हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसका भी स्टार्टिंग क्या से हुआ है, तो हम इसका ट्रांसलेशन करते समय देख रहे हैं कि रहा रही दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों इज एम आर चलता है, हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट का पता कर लेते हैं। तो कौन कमरे में नाच रही हैं, लड़कियां, अर्थात देख रहे हैं एक लड़की की बात नहीं, अर्थात बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। तो पता चल रहा है क्या है आपका, ये प्लूरल है, तो इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी, है ना। तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। तो आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां हैं, तो लड़की का मतलब क्या होता है, गर्ल होता है, एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि गर्ल हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के अंत में जब दोस्तों यस या यस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है ना। लेकिन यहीं पे ये आपका वर्ब होता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो आर दी गर्ल्स, उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो लड़कियों का काम क्या है, नाचना, तो नाचने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डांस होता है। लेकिन यहाँ पे आई आपका रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, डांसिंग, क्योंकि क्रिया का हमें चौथे फार्म को लिखना है, अर्थात आईएनजी फार्म को। नाच तो रहे लेकिन कहाँ, कमरे में, तो कमरे का मतलब रूम होता है, तो इन दी रूम। ठीक है दोस्तों, तो आर दी गर्ल्स डांसिंग इन द रूम। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव में है, कैसे पता चला, क्योंकि दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है प्लस आपका स्टार्टिंग क्या से हुआ। तो दोस्तों जब किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर सिंगल वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल वर्ड क्यों दोस्तों, क्योंकि क्या एक ही मतलब होता है, अर्थात जब कह सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग क्या से हो तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, अर्थात इजैम से, तो एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं, न कि उसके साथ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। इस वजह से इसको हम सिंगल वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों तो पहले हमें इज एम आर तो लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या चलेगी, एम चलेगा, क्योंकि एम का प्रयोग हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद काम क्या है दोस्तों, याद करना। ठीक है, तो याद करने को हम क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं। लर्न मीन्स याद करना, उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, चौथे फॉर्म का। तो आई एम आई लर्निंग, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ। दोस्तों आई के साथ अपने के लिए हम क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। माई उसका पॉजेसिव होता है दोस्तों, माई लेशन। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एम आई लर्निंग माई लेशन, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो दोस्तों आइए अब अध्ययन करते हैं कि यही यदि आपका यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे। दोस्तों यदि यस नो टाइप वाला सेंटेंस उसमें नेगेटिव अर्थात नहीं आया हो तो दोस्तों हम इसमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको नोट डाउन करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यस आर नो टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर सेम रहना है, बशर्ते
सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, है ना, इज एम आर, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो दोस्तों नॉट, वर्ब का चौथा फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं क्या से स्टार्टिंग हुआ है और क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि नहीं भी आया है, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए, जब दोस्तों आपका यस नो टाइप का हो या फिर क्या से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को पहले लिखते हैं। तो दोस्तों इज एम आर तो लिखेंगे पहले, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, नष्ट कर रही है ना, कौन समय नष्ट नहीं कर रही, वह जो कि यहाँ पे कह सकते हैं ही और सी तो दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे जेंडर क्या रही है दे रहा है, तो पता चल रहा है फीमेल है, तो क्या लग जाएगा, सी लगेगा, जो कि सिंगुलर है, तो इस वजह से हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट सी, नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद काम क्या है दोस्तों, नष्ट करना। तो नष्ट करने को हम क्या कहते हैं, वेस्ट। वेस्ट लिखा जाता है, लेकिन आईएनजी आप लगाएंगे तो ई हट जाएगा, है ना, तो वेस्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना समय। तो दोस्तों सी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं सब्जेक्ट जब सी होता है तो अपने लिए हम क्या लिखते हैं, बताइए दोस्तों, हर का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब अध्ययन किया था, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया था कि अपने के लिए क्या लगता है। जैसे आई के साथ माई लगता है, ही के साथ हीज लगता है, यू के साथ योर लगता है, वी के साथ आवर लगता है, पजेसिव। तो उसका दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन किया था। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग पहले जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो है उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से अध्ययन करिए, तब आपका बेसिक क्लियर होगा दोस्तों कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, अपना के लिए हर हो जाएगा, सी के साथ क्या चलता है, हर चलता है। उसके बाद समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज सी नॉट वेस्टिंग हर टाइम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या तुम भोजन नहीं कर रहे हो, या खा रहे हो, है ना, तो ऐसा जी लिख सकते हैं, क्या तुम भोजन नहीं कर रहे हो। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लें। तो दोस्तों क्या से स्टार्ट हुआ था, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पहले, लेकिन सब्जेक्ट देखते हुए, जो कि सब्जेक्ट यू है, प्लूरल होता है दोस्तों, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आगे आर आ जाएगा, सब्जेक्ट यू। और दोस्तों देख रहे हैं कि नेगेटिव दिया है, तो हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट। काम क्या है दोस्तों, क्या है उसका, करना, है ना, करना या खाना, है ना, क्या तुम भोजन नहीं कर रहे हो, या फिर क्या तुम भोजन नहीं खा रहे हो, या फिर खाना नहीं खा रहे हो, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो आर यू नॉट क्या हो जाएगा, ईटिंग। ईट मीन्स क्या होता है, खाना होता है, तो आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों ईटिंग तो होता है, लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, टेकिंग का यूज़ करते हैं, है ना। तो टेकिंग का यूज़ आप चाहे तो टेकिंग करिए, चाहे ईटिंग। तो आर यू नॉट टेकिंग या फिर ईटिंग, क्या हो जाएगा, भोजन। भोजन का द फूड, फूड मीन्स भोजन होता है दोस्तों। तो आर यू नॉट ईटिंग या टेकिंग द फूड। ठीक है, तो आर यू नॉट ईटिंग द फूड या फिर आर यू नॉट टेकिंग द फूड। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव का जो दूसरा रूल होता है WH वर्ड टाइप, उसके नेगेटिव प्लस आखिरी जो होता है WH वर्ड, जैसे वो हाउ मच, हाउ मेनी, है ना, व्हिच, व्हिच, इसका अध्ययन
करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोस्तों आप लोग अपने विचार कमेंट माध्यम से ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि मतलब मैं जो चाह रहा हूँ आपको समझ, मैं वो चीज़ आपके पास पहुँचाने में सफल हो पा रहा हूँ कि नहीं। तो दोस्तों, तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।